और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने आज रात 8 बजे से पूरे राज्य में अगले 15 दिनों तक जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। अगले 15 दिनों के लिए राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को केवल जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी। राज्य में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, वहीं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत होगी। अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, स्कूल, धार्मिक स्थल, जिम बंद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि राज्य सरकार ने रिक्शा चालकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 1500 रुपए के राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, तरी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। अनावश्यक येणं जाणं हे आपल्याला आता पूर्ण बंद, मी टाळणं म्हणत होतो, आता ते पूर्ण बंद करावं लागणार आहे। कोणत्याही व्यक्तीला अति आवश्यक काम किंवा योग्य कारण नसेल तर घराबाहेर आपण आता पडू द्यायचं नाहीये। और हमारी सहयोगी दिशा शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज़्यादा अपडेट लेकर। दिशा, कल मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया राज्य के नाम, क्या कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अलाउ हैं, किन पर पाबंदी लगाई गई है, वो आप दर्शकों को सिलसिलेवार से बताएं। जी बिल्कुल श्वेता, आज रात को 8 बजे से यानी कि 14 अप्रैल रात को 8 बजे से मई 1 सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में जो है सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि 5 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठा भीड़ में लोग बाहर नहीं देखने को मिल सकता है। और सबसे पहली बात ये है कि हम इसको लॉकडाउन जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि इसका मेन अभी उपाय इम्प्लीमेंटेशन होना काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो 5 अप्रैल को ऑर्डर निकला था उससे काफी कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ ग्राउंड लेवल पे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अलाउ क्या रहेगा और अलाउ क्या नहीं रहेगा। सबसे पहले अलाउ ये रहेगा कि आपके एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो भी कामकाज चालू है वो अलाउ रह सकते हैं। जो भी शॉप्स है जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स हो गया, मिल्क स्टोर्स हो गया, वो अलाउ रहेंगे ओपन होने के लिए। आपका जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स आपकी ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो चालू रहेगी, बट सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चालू रहेगा, बट मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बनाए रखे हैं। ट्रेन अभी तक जो है वो सब लोग जो है वो यूज कर सकते थे, बट अभी 1 मई तक सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए ही ट्रेन में आना जाना या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करना ही अलाउड रहेगा। बाकी अगर हम जो वेजिटेबल वेंडर्स है उनको भी अलाउ रहेगा, बट ओवर क्राउडिंग का इश्यू जो है वो किस तरह से उसमें सॉल्व करना चाहिए वो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उस पे जो है गाइडलाइंस लाएंगी। आपके जो डोमेस्टिक मेड्स, वर्कर्स, क्लीनर्स, अटेंडेंट्स आपके घर पे काम कर सकते हैं है कि नहीं, उसके लिए भी जो डिटेल गाइडलाइंस है वो हर एक इंडिविजुअल जो लोकल अथॉरिटीज है वो इश्यू करेंगी, और उसके बाद ही वो आगे जाके पता चलेगा कि वो अलाउ है कि नहीं अलाउ है। बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जो सेक्टर्स काम कर सकते हैं वो है बैंक्स, वो है फिर मीडिया, फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस, और जितनी भी सारी जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है वो पूरी कैपेसिटी में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर सकते हैं। तो उनको वर्कफोर्स जो है वो अपने ही फैक्ट्री में उनको जगह देनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी अलाउ रहेगी। तो इसके अलावा श्वेता, कल उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने काफी एसओपीज भी अनाउंस किए, काफी रिलीफ पैकेज अगर हम बोल सकते हैं पुअर पीपल के लिए, जैसे कि राशन
पानी हो गया, 1500 रुपए हो गए, जो इनको एवरी डे जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनको मिलेंगे। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं। नॉट अलाउड की अगर हम बात करें, तो जितनी भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स भी डाइनिंग के लिए बंद है, आप टेक अवे और ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बार्स, पब्स, क्लब्स, फिर मल्टीप्लेक्सेस, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स, बीचेस, पार्क्स, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बंद रहेंगी महाराष्ट्र में 1 मई सुबह 7 बजे तक। साथ बने रहिए और ब्रेक द चेन में कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए कल ही मुख्यमंत्री ने संबोधन दिया था अपना। और आपको बताएं कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी पर भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने पीएम से अपील की है कि दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र को और अधिक ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने राज्य में बेड की कमी का मुद्दा भी उठाया और महत्वपूर्ण दवाई रेमडेसिविर की मांग भी उन्होंने केंद्र सरकार से की है। हमारी सहयोगी दिशा शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। दिशा, खास तौर पर अगर बात की जाए जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना जो है वो अपना पैर पसार रहा है, लगातार बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, आंकड़े इसके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री जब अपना संबोधन दे रहे हैं तो खास तौर पर उनका ऑक्सीजन पर भी केंद्र सरकार से उनकी लगातार मांग थी कि ऑक्सीजन जो है सड़क मार्ग के अलावा जो हवाई मार्ग है उसके द्वारा ऑक्सीजन की कमी जो है उसकी पूर्ति की जाए, खासतौर पर महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो कंसर्निंग स्टेटमेंट और जो ये रहा है उद्धव ठाकरे का बोलना कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी कुछ-कुछ जगहों पे दिखनी शुरू हो चुकी है और अ, अगर आगे और ऐसी ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से पेशेंट्स का ग्राफ ऊपर चला जा रहा है, हमने कल दूसरी बार देखा कि किस तरह से स्टेट में 60,000 से ज़्यादा केसेस आए और काफ़ी जो लोग हैं वो ऑक्सीजन पर भी एडमिटेड हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी ना हो, तो उन्होंने सेंटर से भी काफ़ी जो है वो रिक्वेस्ट किया है कि जो स्टेट्स कम से कम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको डाइवर्ट कर दिया जाए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्योंकि टैंकर्स तो वो बढ़ा देंगे ऑक्सीजन सप्लाई का, बट जो डेली ट्रांसपोर्ट है यहाँ से वहाँ लेके जाना, उन्होंने कल एक चार्ट भी दिखाया कि किस तरह से अगर एक जगह पे जो 1000 किलोमीटर दूर है वहां पे अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो 1000 किलोमीटर से ऑल द वे ट्रैवल करके कहीं एक जगह पहुंचाना, तो वो डेली से डेली अप डाउन होना काफी डिफिकल्ट सा सिचुएशन हो सकता है। तो इस वजह से बाकी अगर स्टेट जिनके पास ऑक्सीजन सरप्लस है और जो ऑक्सीजन सफिशिएंट है, तो वो एटलीस्ट महाराष्ट्र के लिए टाइम बीइंग टेम्पररी, जब तक सिस्टम ओवरबर्डन्ड है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरबर्डन्ड है, तब तक वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो महाराष्ट्र के लिए दे सकते हैं। तो ये काफी सारे जो रिक्वेस्ट है वो सेंटर को वो करने वाले हैं, वो पत्र भी लिखने वाले हैं। ये सब क्लियरली उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से ओवरबर्डन्ड है उसके बारे में बातचीत भी की थी। जी दिशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए।